लास्ट टर्म पे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे। हमने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको ये बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो इसके इक्वल बताया था कि ये इंसिडेंट एनर्जी और माइनस में उसका वर्क फंक्शन फाई नॉट जो होगा ये होगा। ये रिलेशन आपको मैंने बताया था और हमने ये कहा था कि इस एनर्जी को हम hc अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, तो माइनस में ये hc अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। इसे k मैक्स से या k मैक्स से लिखते हैं। ये अगर यहां से हम hc को कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये इस तरीके से। या अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी का टर्म लिखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन जो आएगा वो हो जाएगा के ई। ये ऊपर ई से रिलेटेड लिखते हैं तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ये, और एच को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ये सब हमने बात करी थी कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी या ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये इतना। इसके बाद एक टर्म हम यूज करते हैं जो पोटेंशियल यूज करते हैं या स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं कि क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे हमने क्या करा कि ये आपका मीटर है और यहां पर हमने एक अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाई कर दिया इस तरीके से। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और यहां से ये इंसिडेंट एनर्जी ये ई, इसी को हमने एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा बोला, दिख रहा होगा। तो ये एनर्जी इस पे पड़ती है और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हो सकता है इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, और ये जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये पोटेंशियल इसकी पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करते हैं और जब ये सर्किट कंप्लीट होगी तो इसमें करंट फ्लो करने लगती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो या इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों चीजें होंगी। ये दोनों जो चीजें होंगी वो ये होगी। अब ये जो पोटेंशियल है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकले उनको भी ये क्या कर ले, अपनी तरफ खींचे। इसे हम अप्लाइड पोटेंशियल कहते हैं। ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है ये उनके लिए भी है जो जीरो काइनेटिक एनर्जी के से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उनको भी अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। एक दूसरा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो उनके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, जैसे हमने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनको आप इस पे इजेक्ट करिए, सॉरी ये इंसिडेंट लाइट डालिए, वो इजेक्ट होंगे, तो ये पोटेंशियल ना भी अप्लाइड होता, अगर इसको हम ना भी लगाते तब भी वो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाते बिना किसी अप्लाइड पोटेंशियल के। इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो अपने आप से यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत करंट तो क्या कर जाएगी, फ्लो करी जाएगी। अब अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ही इलेक्ट्रॉन तो पहुंचेगा बिना स्टॉपिंग पोटेंशियल के,
तो कभी कभी आपसे उल्टा पूछा जाता है, या हम उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, तो आप कभी उसके लिए क्या करो कि यहाँ पर पॉजिटिव के बजाय उल्टा पोटेंशियल लगाओ, नेगेटिव टर्मिनल इधर करो, पॉजिटिव इधर करो, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको भी ये रिपल करेगा। तो जो सबसे फास्ट मूविंग वाले को अगर रिपल कर दिया तो जाहिर सी बात है फिर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, तो यहां पर करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द जस्ट स्टॉप द रीचिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन एट द प्लेट। यहां तक पहुंचने के लिए हम जो नेगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जो क्या करें, इसको रोक दे, स्टॉप कर दे, वो होगा तो क्या, इसी अप्लाइड पोटेंशियल की जगह पे ही लगाएंगे, लेकिन इतना लगाएं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंचे, मतलब कोई भी करंट इसमें फ्लो ना करे। स्टॉप करने के लिए इजेक्शन तो नहीं स्टॉप कर सकता, लेकिन यहां पहुंचना इसका रोक सकता है, मतलब जो सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो उसको रोकना पड़ेगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या बन जाएगा, बी बन जाता है। और यहां से यहां आने के लिए इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, इसका मतलब यहां से यहां तक की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन क्या होगा, वही एनर्जी इसमें कंज्यूम होगी। और हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, W जो होता है, किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है और चार्ज को ट्रांसपोर्ट करना Q, तो ये Q इंटू डेल्टा V होता है, या QV से आपने पढ़ा होगा, ये वर्क डन होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। अब यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर अगर ये V नॉट हमने पोटेंशियल रख दिया और ये पोटेंशियल अपोजिट सेंस में लगा दिया, मतलब इसको हमने ऐसा करा, नेगेटिव यहाँ कर दिया और ये वाला टर्मिनल क्या कर दिया, तो अभी अप्लाइड पोटेंशियल के बजाय ये क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे रहने देते हैं, इसी में हम ऊपर बता दे रहे हैं कि हमने जो अब की बार पोटेंशियल लगाया, नेगेटिव टर्मिनल इधर बना दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर बना दिया, ये इसका जस्ट नेगेटिव है अप्लाइड का, अप्लाइड से जस्ट अपोजिट पोलरिटी में है, तो इसको हमने क्या कह दिया कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज दैट रिवर्स पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल which is responsible for the prevention of electron at the potential terminal at the this terminal, जिससे क्या हो सके, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो वो जीरो हो जाए। तो यहां से आप कहेंगे कि ये अगर इस वर्क डन को हम देखें, किस वर्क डन को, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने के लिए रोकने के लिए, तो आप कहोगे इनके बीच में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया वो, और इनटू जिस चार्ज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को देखें तो यही वर्क डन होगा। और ये वर्क डन हम किस एनर्जी वाले को रोक रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक तरीका यहां से और आ गया। यहां पर अगर यही वर्क डन देखेंगे तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, E इंटू वी नॉट, अरे Q की जगह पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, E होता है, तो Q की जगह पे हमने E रख दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है तो V नॉट रख दिया। अब यही V नॉट उस वर्क डन के इक्वल हो गया, और ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चूंकि उसी इलेक्ट्रॉन को तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, तभी तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E V नॉट के भी इक्वल हो सकती है, ये EV नॉट के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और बना ले रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को हाफ V मैक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, या इसी को हम क्या लिख देंगे, KE मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और इसके साथ ये फार्मूला बन जाएगा EV नॉट, वेयर V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, इसको एक बार लिख लो आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखेगा इधर नीचे,
It is that reverse potential or negative potential. It is that reverse or negative potential, यहां दिखेगा potential. It is that reverse or negative potential which is responsible for prevention of electron to reach the prevention of electron दिख नहीं रहा, रुको फिर से इसको नोट कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके ऊपर लिख देना। इसके बाद ऊपर लिख दे रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को। Stopping potential V naught it is that reverse potential which is responsible to prevent the fast moving electron, to prevent the electron having maximum kinetic energy. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसको भी प्रिवेंट कर देता है। और अगर उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को माने तो ये हो जाएगा आपका E इंटू वी नॉट। क्लियर, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होगा। तो यहां से एक नया फॉर्मूला तैयार होगा, जो हमने आपको ये बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है ये क्या होती है, ईवी नॉट। तो एक तो यहां से आपको ये मिल जाएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ वी मैक्स स्क्वायर का होगी। अगर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m ही है तो m इंटू बी मैक्स का स्क्वायर इंटू ई वी नॉट। तो एक रिलेशन ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम वेलोसिटी और ऑफ द इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच। एक ये रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, इसी में हम एक और फॉर्मेट बना सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये हो जाएगी आपका E माइनस फाइव, ये वर्क फंक्शन। अब इतने की जगह पे हम अगर ये वैल्यू रखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ई वी नॉट होगा वो किसके इक्वल होगा, E माइनस फाइव नॉट। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। या इसी को हम आगे बढ़ाना चाहें तो ई वी नॉट जो हो जाएगा ये हो जाएगा H न्यू माइनस न्यू नॉट।
ये, या इसी ईवी नॉट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच सी अपान लेमडा होता है, तो एच सी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा। तो इसमें कई तरीके के, एक तो ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछे गए, तो ग्राफ का भी हम डिस्कशन करते हैं कि ग्राफ किसमें किसमें क्या होगा, क्या क्या कैलकुलेशन का तरीका होता है। इस इक्वेशन को अगर हम केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहें तो इस ई को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एच अपान ई न्यू माइनस न्यू नॉट। कभी कभी ये ओपनली पूरा ऐसा लिखा रहता है कि ये हो जाएगा एच अपान ई इंटू न्यू माइनस एच अपान ई इंटू न्यू नॉट। तो किसी भी तरीके से लिखा हो, ये क्लियर है। इसमें कई सारे ग्राफ है, उनको समझना है बहुत करीब से, तो ये क्वेश्चन इसमें इस तरीके से पूछे जाते हैं। नोट करिए इसको जल्दी से। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बनाते हैं एक एक करके। तो पहली इक्वेशन अगर हम लिख रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ आपको खींचना है, तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, ये इक्वेशन होगी। और आपसे ग्राफ पूछा जाता है कि के मैक्स में, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचना है। तो इस ग्राफ को खींचने के लिए अगर हम वाई एक्सिस पर लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं। यहां पर के मैक्स लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो आप देखेंगे इस ग्राफ का जो नेचर है, जो ऊपर लाइन लिखी हुई है, आप ये पाएंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये इक्वेशन किससे रिलेटेड है, तो ये इक्वेशन है आपका एच न्यू माइनस एच टाइम्स न्यू नॉट। तो आप देखेंगे कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये कुछ ऐसी इक्वेशन है। अब हमको y से कंपेयर करना है किसको, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। ये y से इसको कंपेयर कर रहे हैं, y एक्सिस। फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कर रहे हैं अगर हम x को, तो ये स्ट्रेट लाइन का जस्ट ग्राफ होगा। और स्ट्रेट लाइन में कौन सी स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी में m स्लोप को बताता है, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, प्लांक्स कांस्टेंट h, और माइनस c टेल्स अबाउट द इंटरसेप्ट। देन व्हाट विल बी द इंटरसेप्ट इन दिस इक्वेशन, तो इंटरसेप्ट इन दिस इक्वेशन इज फाई नॉट, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, या एच न्यू नॉट होगा। इतने की जगह पर बेटा हम फाई नॉट भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को we can write like this, kinetic energy maximum is also written like this, h nu minus phi naught। क्लियर है। अब ये y is equals to mx minus c का जो ग्राफ होता है, आप जानते हैं कि स्लोप तो पॉजिटिव होगा बट इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव, एंड इफ इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव द नेचर ऑफ द ग्राफ is like this, it is the graph of the straight line, positive slope and negative intercept, with positive slope with negative intercept. What is the intercept, minus of c, like this, ये वैल्यू होगी माइनस ऑफ c, और यहाँ पर c की जगह पे क्या है, ये फाई नॉट है, इसको हम फाई नॉट लिखें, या इसी फाई नॉट को h न्यू नॉट लिखें, एक ही बात है।
एच न्यू नॉट लिखें, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ये इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। कभी कभी आपसे इसमें स्लोप भी पूछ लेता है, तो व्हाट विल बी स्लोप थीटा, और tan थीटा होगा m या स्लोप, तो tan थीटा m के इक्वल होगा, और m यहां पर क्या है, m की वैल्यू है h के बराबर, प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर। तो यहां से अगर आपसे स्लोप पूछा जाए कि व्हाट विल बी द स्लोप, देन स्लोप विल बी h लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका किसके किसके बीच का ग्राफ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नोट करिए इसको और बनाइए ग्राफ को जल्दी से। बढ़े आगे। इसके बाद इसी में नेक्स्ट ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बजाय यहां पर हम क्या रखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, तो मैंने लिखा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि ये ग्राफ है ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, लिखा भी है ऊपर। दूसरा जो ग्राफ मैं बताने वाला हूं वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच है। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से और फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। इनके बीच में अगर ग्राफ खींचना है तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अब की बार y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, we will take at the y axis stopping potential and at x axis frequency. All of us we write the relation between the stopping potential and the frequency. As we know, maximum kinetic energy is equals to h nu minus h nu naught or phi naught is work function. In place of the maximum kinetic energy, we can write EV naught, and it is equals to h nu minus h nu naught. After that, V naught is equals to h over E nu minus h over E nu naught. Then right now we compare this equation y is equals to mx minus of c. ये भी बिल्कुल वैसी इक्वेशन बनेगी जैसे इससे पहले बनी थी, वही स्ट्रेट लाइन होगी, बट स्लोप एंड इंटरसेप्ट बोथ आर चेंज। यहां पर ये स्लोप है m और ये इंटरसेप्ट है c। वहां पर फाई इंटरसेप्ट था या h न्यू नॉट इंटरसेप्ट था, यहां पर h न्यू नॉट इंटरसेप्ट नहीं है, h न्यू नॉट अपॉन e इंटरसेप्ट है। c की वैल्यू यहां पर ये होगी। रेस्ट थिंग इज सेम एंड नेचर ऑफ ग्राफ इज आल्सो सेम। y इज इक्वल टू mx माइनस c होगा, तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ भी नीचे से ही जाएगा और इस नेचर का होगा, बट यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू आपकी जो आएगी, ये वैल्यू क्या नहीं होगी, ये हो जाएगी आपकी h अपॉन e न्यू नॉट ये। और अगर हम h न्यू नॉट को फाई कहें या फाई नॉट जो हम वर्क फंक्शन कहते हैं, देन इसको हम फाई बाई ई लिखेंगे या फाई नॉट बाई ई। तो यहां पर स्लोप की भी बात कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द स्लोप,
ये थीटा होगा और tan थीटा m को बताता है, और m यहां पर अब की बार h नहीं है बल्कि क्या है, h/e है। तो कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन जब काइनेटिक एनर्जी के साथ पूछता है तो वहां स्लोप कुछ और होता है, और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ पूछता है तो स्लोप चेंज हो जाता है, जबकि नेचर ऑफ द ग्राफ सेम है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों ग्राफ के बीच में, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्लोप क्यों चेंज होता है या इंटरसेप्ट क्यों चेंज होता है। क्लियर? ये नोट करिए इसे। इसके बाद इसमें एक नए टर्म को हम लोग पढ़ते हैं, जो मैं एक दो बार पहले भी बता चुका हूं, फिर से आपको बताता हूं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया हूं, उसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो मेटल की प्लेट है, इस पे ये इंसिडेंट रेडिएशन गिर रहे हैं E या h न्यू, तो ये जो एनर्जी है E तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या लाइट एनर्जी है या फोटो एनर्जी है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहेंगे या एनर्जी से बता दे रहे हैं, या h न्यू कहेंगे। एक टर्म होता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी होता है, अगर यहां इंसिडेंट एनर्जी के फॉर्मेट में लिखना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट एट पर्टिकुलर एरिया मीन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब अगर t टाइम में एनर्जी गिर रही है E, और टोटल टाइम उस समय t है, टाइम ड्यूरेशन अगर उसका t है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो इतने में एनर्जी अगर E गिर रही है तो वो यूनिट टाइम में कितना गिरेगी, आप बोलेंगे E/t। और अगर आपसे कहेंगे यूनिट टाइम एंड यूनिट एरिया में कितना गिरेगी, तो ये हो जाएगा U/A/t। इसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी? अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं, देन इंटेंसिटी is energy falling per unit area in per unit time, per unit area in unit time या per unit time। ये हो जाएगा आपकी इंटेंसिटी। क्लियर? अब इंटेंसिटी से यहां फर्क क्या पड़ने वाला है? अगर यूनिट एरिया और यूनिट ड्यूरेशन, यूनिट टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे पड़ने वाली एनर्जी का अमाउंट बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी लाइट है, इंटेंसिटी बदलने का मीनिंग पहले समझते हैं। अगर हम कहें कि किसी की इंटेंसिटी I है, तो I का मतलब हुआ कि उसका यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम पे जो एनर्जी गिर रही है वो कुछ होगी। और अगर हम उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हमने इंटेंसिटी ये I1 थी, हमने अब इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के कितने मतलब है पहले उनको समझते हैं। जैसे हमने कहा ये I1 है, तो ये कुछ एनर्जी E डाल रहे थे। अब यहां पर अगर हम यूनिट टाइम को A ले और टाइम T ले, तो आप ये देखेंगे कि अगर हम ये एक इंटेंसिटी ये हो गई और दूसरी इंटेंसिटी को अगर हम I लेते हैं, I2 कहते हैं, और ये E/A/t है, तो इस एनर्जी को अगर देखते हैं कि दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम है, मतलब एनर्जी सेम है, तो इंटेंसिटी कैसे बढ़ती होगी? कम एरिया पे थोड़े समय के लिए अगर एनर्जी डालते हैं उतनी एनर्जी, और उतनी ही एनर्जी को ज्यादा एरिया पे डालेंगे और ज्यादा टाइम तक एक्सपोज रखेंगे, तो कौन सी इंटेंसिटी किसको हम ज्यादा इंटेंस कहेंगे? अगर हम क्या करते हैं कि 10 जूल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को
बहुत छोटे से एरिया पे बहुत कम समय के लिए गिराते हैं ये, और अगर इसी इतनी ही एनर्जी को थोड़ी ज्यादा देर टाइम लेकर के गिराते हैं और एरिया भी बढ़ा देते हैं, तो आप कहोगे इनको उतना दिक्कत नहीं होगी उस एनर्जी से जितना इनको दिक्कत होगी। मतलब ये ज्यादा इंटेंस है, और ज्यादा इंटेंस होगा तो यहां से क्या फायदा होगा? इंटेंसिटी ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा होने का एक अलग मीनिंग है। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि बहुत उतनी लाइट को बहुत कम एरिया पे बहुत जल्दी समय के लिए डाल दिया गया, तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी। और यहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा? एक तो टाइम इलेप्स ज्यादा हो गया, और दूसरा हमने एरिया भी बढ़ा दिया, तो वो एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर पाएंगे या बराबर से करेंगे तो उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगी जिससे वो इजेक्ट आउट हो सके। तो यहां अगर ये इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि दूसरे टर्म में अगर इसको हम बोले कि एरिया और टाइम को हम फिक्स कर देते हैं, कि मान लेते हैं एरिया और टाइम फिक्स है। दूसरी बार इंटेंसिटी को कैसे हम समझते हैं कि दो फिक्स एरियाज हैं और फिक्स टाइम है। जैसे हमने कहा कि 10 मीटर स्क्वायर एक एरिया है और दूसरा भी एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, इस पे भी 5 सेकंड के लिए और इस पे भी 5 सेकंड के लिए कोई लाइट डाली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले दोनों पैरामीटर सेम है दोनों में, तो इसको हम ज्यादा कब कहेंगे, इसको कम कब कहेंगे? जब ये E1 हो और ये E2 हो और E1 इज ग्रेटर देन E2। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 मीटर स्क्वायर और 5 सेकंड के लिए हम एक बार क्या करते हैं, E1 एनर्जी को डालते हैं और उतने ही एरिया और उतने ही टाइम के लिए एक्सपोज करते हैं E2 को। एंड इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, अगर ये एनर्जी क्या होगी 10 जूल की होगी और एक एनर्जी 5 जूल की होगी, तो कहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है? जाहिर सी बात है पहले वाले से ज्यादा है दूसरे वाले के कंपैरिजन में। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग अप्लाइड पोटेंशियल खींचेगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलाइज करेंगे, तो करंट जो होगी वो क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ती है? करंट बढ़ाती है। फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी से बढ़ाने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको बढ़ाएंगे, ये अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ये चीजें एडजस्ट हो जाएगी, तो प्लेट की साइज बढ़ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगी। करंट किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे डिपेंड करती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट डिपेंड्स इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। इस न्यू पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम एनर्जी को बढ़ाएं तो एनर्जी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट पे, इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पर पड़ेगा? हाँ, वो और काइनेटिक एनर्जी से आगे आ सकता है। जैसे हमने कहा था कि जब फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, hν माइनस फाई नॉट। तो फाई नॉट तो मीटर का फिक्स होगा, आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा आएगा, मतलब वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से, तो उससे करंट थोड़ी बढ़ेगी, उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसका उससे स्टॉपिंग या अप्लाइड स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा एनर्जी लगा के हम उसको प्रिवेंट करेंगे, मतलब जो रिवर्स में अप्लाइड पोटेंशियल है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी से क्या बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन अगर करंट की बात करते हैं तो करंट फ्रीक्वेंसी से नहीं होती, इंटेंसिटी से होती है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो करंट होती है I होती है Q/T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और चार्ज क्या होता है? N × E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q = N होता है बाई T। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से जा रहा है, करंट को इससे मतलब नहीं। करंट हम उसको कहते हैं कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूनिट सेकंड में निकल रहे हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट निकलना का मतलब है कि ज्यादा इजेक्ट हो, और ज्यादा इजेक्शन तब होगा जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अगर कोई चीज बढ़ाती है तो वो इंटेंसिटी है, और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई चीज बढ़ाता है तो वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है
कि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के डबल कर दिया, पहले न्यू थी अब न्यू 2 न्यू कर दिया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बात आ रही समझ में? तो इसको नोट करिए, फिर दोनों रिलेशन आपको बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के और इसके। तो यहां से हमको ये समझना है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को हम बेहतर ढंग से समझते हैं। कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, इंटेंसिटी घटाने से घटेगी। लेकिन इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। By increasing the intensity, photoelectric current increases. अब इसमें ग्राफ वगैरह भी आगे हम डिटेल में बताएंगे। By increasing intensity of electromagnetic radiation या light, by increasing intensity of light, photoelectric current increases. दूसरा है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे हम बात करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 किस पे डिपेंड करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये इसी वर्क डन के बराबर होता है। और यहां से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको बताया, ये होती है hν माइनस फाइव नॉट। और ये तो नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, फिक्स है। इसका मतलब जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये फिक्स वैल्यू घटने के बाद ये बढ़ी हुई आएगी, और इसको अगर हम कम करेंगे तो ये कम होके आएगी। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना इनका डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उतना काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब जो सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा वो और ज्यादा हायर वेलोसिटी से मूव करेगा, और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको स्टॉप करने के लिए जो रिवर्स में पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो भी ज्यादा होगा। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ये क्या करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी घटाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये बातें भी अभी नोट करके लिखा देंगे। पहले भी ये दो बात लिख लीजिए कि बाय इंक्रीजिंग frequency of light, stopping potential increases. ये क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? ये नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म पे बाकी बताते हैं।